अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं। कि अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं। गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज की वीडियो में मैं उत्तराखंड में जो भू कानून की मांग चल रही है उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। और भू कानून की उत्तराखंड में क्यों आवश्यकता है, किस लिए ज़रूरत है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। इस कहानी में जो मैंने बताने का प्रयास किया है कि भू कानून क्यों आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है। आज उत्तराखंड के जगह जगह ज़मीनों का क्रय विक्रय हो चुका है। मैं यमकेश्वर का रहने वाला हूँ और यमकेश्वर में कोई जगह शायद ही ऐसी बची हो जहाँ ज़मीनें बिक नहीं रखी हो और उनको खरीद न लिया गया हो, और स्थानीय लोग उसमें खरीदार नहीं हैं। सब बाहर के लोगों के द्वारा ज़मीन खरीदी गई है और वहाँ के लोगों को अब अपना हक हकूक उनके पास नहीं रह चुका है। पैदल जाने के तक रास्ते उनके पास नहीं हैं। तो ज़मीन की क्या कीमत है, क्या ज़रूरी है, इस कहानी के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। आप कहानी के अंत तक बने रहिए और कहानी को सुनिए और भू कानून के महत्व को समझने का प्रयास कीजिए। कहानी शुरू होती है। कहानी का शीर्षक है कि काश एक बार गया होता। मेघा ने रोहन के बैग में टिफिन रखते हुए कहा कि बच्चों की समर वेकेशन शुरू हो गई है, बहुत दिनों से आउटिंग नहीं हुई है। पड़ोसी रीना दीदी पूरे परिवार के साथ साउथ इंडिया घूमने जा रही हैं। मेधावी और वरुण पहाड़ में घूमने को कह रहे हैं। आप तो अपने उत्तराखंड की बहुत तारीफ करते रहते हो, कभी ले भी चले। ये उलाहना देकर वह अंदर चली जाती है। उधर रोहन ने गाड़ी स्टार्ट की और यह कहते हुए निकल जाता है कि पहले ऑफिस में माहौल देखता हूँ, बॉस छुट्टी देता है या नहीं देते हैं। साथ ही अन्य जो सहकर्मी हैं वह छुट्टी तो नहीं गए हैं। इन सबको देखते हुए अगर छुट्टी मिल जाती है तो हम घूमने का प्लान बनाते हैं। रोहन मुंबई साउथ में एक 5 स्टार होटल में मैनेजर है। ऑफिस में जाकर पहले ज़रूरी काम निपटाता है और बॉस का मूड देखकर छुट्टी की बात करता है। बॉस कहता है कि कल से ही मैं भी 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, तुम भी जा सकते हो, अभी काम भी इतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद मैं भी खुद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर परिवार के साथ जाने का प्लान बना रहा हूँ, लेकिन आप तब तक होके आ जाओ। रोहन ने नेट पर रिजॉर्ट सर्च किए तो एक रिजॉर्ट पसंद आया, रेट भी उचित लगे तो वहीं हाथों हाथ बुक कर दिया। रिजॉर्ट की गाड़ी ऋषिकेश में लेने के लिए आएगी और खुद बस स्टेशन पर छोड़ देगी। अच्छा ऑफर मिल रहा है, मौका अच्छा है और बच्चों की भी जिद है तो घूमने निकला जा सकता है। ये अच्छा मौका है, इसे छोड़ना बेकार है, ऐसा वह मन में सोचता है। साथ ही वह मुंबई से हरिद्वार का जाने के लिए ट्रेन का टिकट भी कंफर्म करा देता है। शाम को रोहन मुस्कुराता हुआ घर आता है और मेघा को सरप्राइज देते हुए कहता है कि चलो फिर अपने उत्तराखंड में घूमने के लिए। तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, सारा ऑनलाइन
बुक कर दिया है। कल सुबह 11 बजे की ट्रेन है। हरिद्वार के लिए 4 दिन का टूर बनाया है। मेघा ने कहा कि पहले बता देते, मैं अब तक तैयारी भी कर लेती। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि सुबह ही तो तुमने कहा कि घूमने के लिए बच्चे कह रहे हैं। शाम तक तो बॉस का मूड देखकर छुट्टी ली है। अगले हफ्ते वो खुद ही उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं। रात के खाने के बाद मेघा ने सामान की पैकिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद सो गए। सुबह नाश्ता करके रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद ट्रेन से हरिद्वार के लिए निकल पड़ती है। अगली सुबह हरिद्वार करीब 5 बजे पहुंच जाते हैं। वहीं गंगा स्नान करके ऋषिकेश के लिए बस में निकल जाते हैं। उधर जो रिजॉर्ट की गाड़ी है पहले ही बस अड्डे पर खड़ी थी। रोहन ने गाड़ी के ड्राइवर से बातचीत कर बताया कि हम ऋषिकेश बस अड्डे पर पहुंच गए हैं। बच्चों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा था। पहाड़ देखने को मिल रहा था। सब पहली बार उत्तराखंड आ रहे थे। उत्सुकता होना भी स्वाभाविक था। जबकि रोहन उत्तराखंड का मूल निवासी था। रोहन के दादाजी मुंबई में आकर बस गए थे। रोहन के पिताजी भी 1-2 बार ही गांव आए होंगे, उसके बाद नहीं आ पाए। और रोहन तो कभी आ ही नहीं पाया। केवल पता था कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। इधर बस स्टेशन के बाहर जिप्सी खड़ी थी। ड्राइवर ने रोहन से संपर्क कर गाड़ी के पास बुला लेता है। सब गाड़ी में बैठकर रिजॉर्ट की ओर चल पड़ते हैं। ऋषिकेश से होते हुए एम्स बैराज के रास्ते चीरा नहर से फोटो लेते हुए आगे चलते हैं। जिप्सी चालक यहीं लोकल का था, स्थानीय व्यक्ति था। सब मालूम था तो बताते जा रहा था कि ये जगह ऐसी है, वो जगह ऐसी है। सब जानकारी दे रहा था। रोहन ने पूछ ही लिया कि आपका नाम क्या है। उसने अपना नाम बंटी शर्मा बताया। बंटी शर्मा ने रोहन को बताना शुरू किया कि यहाँ कुनाऊ में गोविंदा की महाराजा की फिल्म की शूटिंग हुई थी। उसमें जो जंगल दिखाया गया है वह यही जंगल है। और उधर रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की बंटी बबली भी यहीं शूट की गई थी। बच्चे बड़े उत्साहित नजर आ रहे थे। मेघा कह रही थी कि जैसा सुना था कि उत्तराखंड खूबसूरत है, उससे ज़्यादा ही सुंदर नजर आ रहा है। आगे बीन नदी होकर गाड़ी आगे बढ़ी तो वहाँ पर गाड़ी को रोककर फोटो ली और पानी के किनारे बच्चे अटखेलियाँ करने लगते हैं। रोहन ने कहा कि उत्तराखंड के पौड़ी के यमकेश्वर में ही हमारा गांव भी है। दादाजी और पापा जी बताते थे। हम तो कभी आए नहीं यहाँ, लेकिन पहली बार आया तो अच्छा लग रहा है। बंटी शर्मा ने यह सुनते ही कहा कि गांव का नाम क्या बताया। तो उसने कहा कि अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जैसे ही याद आता है तो बता दूंगा। बचपन में कभी सुना था नाम, लेकिन अब इतना
आना जाना नहीं हुआ तो याद नहीं है। बंटी ने गाड़ी आगे बढ़ाई और कौड़िया में रोक दी। वहाँ पर सब चाय पीते हैं, फिर आगे जंगल के रास्ते आगे की ओर चले पड़ते हैं। खुली जीप में खूब सारा मजा लेते हुए धूल भरी सड़कों में जा रहे हैं। रोहन क्षेत्रीय जन नेताओं और लोगों को कोसने में लग जाता है कि यहाँ कितना पिछड़ा हुआ है, एक अदद सड़क भी नहीं है। बंटी ने कहा कि सड़क किसके लिए बनानी है, सब जगह गांव तो खाली हो गए हैं, सब लोग भाग रहे हैं सुख सुविधाओं के लिए। इधर बच्चे जंगल का मजा ले रहे हैं। आगे बीन नदी में दो हाथी खड़े हुए दिखाई दिए। बेर की झुंड से बाहर निकले और खड़े हो गए हैं। बंटी ने बताया कि यहाँ हाथी सुबह शाम पानी पीने आते रहते हैं। यह राजाजी नेशनल पार्क है। रोहन और बच्चों ने हाथी के साथ कैमरा जूम करके सेल्फी लेते हैं। कुछ देर बाद हाथी जंगल की तरफ चले जाते हैं। गाड़ी में पानी में तो कहीं रेत में हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही है। इधर दो तीन युवक युवतियों की गाड़ी नदी में फंसी हुई है, धक्के मारने में लगे हुए हैं। बंटी ने जिप्सी एक किनारे लगाकर उनकी गाड़ी को पानी से बाहर निकाला और बड़बड़ाते हुए आया कि आते क्यों हैं जब चलाने नहीं आती। उधर ऊपर की तरफ से एक मैक्स गाड़ी आ रही है, जिसके छत में और अंदर बराबर लोग बैठे हुए हैं। धूल उड़ रही है। यह देखकर मेघा आश्चर्यचकित रह जाती है। बंटी ने विंध्यवासिनी मंदिर में आकर जिप्सी को किनारे खड़ी कर दी है और मंदिर के बारे में बताता है। रोहन और मेघा ने मंदिर दर्शन करने का विचार बनाते हैं। सोनलाल जी की दुकान से प्रसाद लेते हैं और मंदिर के लिए चल पड़ते हैं। रोहन, मेघा, वरुण और मेधावी हाँफते हाँफते झुरमुट सीढ़ियों से के रास्ते मंदिर में पहुंच जाते हैं। मंदिर में दर्शन करते हैं। अच्छी अच्छी यादों को मोबाइल में कैद कर लेते हैं और वापस नीचे आ जाते हैं। उधर बच्चों ने मैगी खाने की जिद कर ली है। वहीं पर रोहन ने 4 प्लेट मैगी और चाय का ऑर्डर कर देता है। सबने ठंडा पानी का मज़ा लेते हैं और वहीं से वह आगे आकर बैठ जाते हैं। बंटी भी उधर लोगों के साथ गप्पे मार रहा है। सामने ताश पत्ती खेलने में बुजुर्ग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इधर मैगी बनकर तैयार हो गई है। सबने मैगी खाई और चाय पीने के बाद रिजॉर्ट की तरफ चल पड़ते हैं। 2 किलोमीटर नदी के रास्ते चलने के बाद रिजॉर्ट आ जाता है। बंटी ने जिप्सी एक किनारे खड़ी की और सामने रिजॉर्ट जाने का रास्ता बताया। बंटी ने कहा कि यह त्याड़ोगाड़ है। यहाँ पर 14 जनवरी को मकर संक्रांति का मेला लगता है और क्रिकेट का बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। उसके बाद रिजॉर्ट में वहीं ठहरते हैं, रात वहीं खाते पीते हैं, खूब मनोरंजन करते हैं।
साथ ही रिजॉर्ट के बारे में पता करते हैं। बंटी ने रिजॉर्ट के बारे में बताया कि यह यहीं के किसी गांव के आदमी ने अपनी ज़मीन बेच दी है। ये लोग बाहर के हैं और यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। रोहन की उत्सुकता बढ़ जाती है। रोहन ने रिजॉर्ट के मैनेजर से बात करते हैं और ये बात सच निकलती है। उसके बाद रात के खाने के लिए मेगा के सामने मेन्यू कार्ड रख दिया जाता है, जिसमें झंगोरे की खीर और चैसू भी था। मेगा ने सब्जी के साथ ये दोनों चीज़ें भी ऑर्डर कर देती है। होटल में खाने बनाने वाला कुक भी गांव का ही था। थोड़ी ही देर में खाना बनकर आ जाता है। खीर बहुत स्वादिष्ट बनी हुई है। सब आनंद लेकर खा रहे हैं। रात को सोने के बाद बच्चे गांव घूमने के लिए जिद कर बैठते हैं। रोहन अपने परिवार के साथ टेढ़े मेढ़े रास्तों से गांव में पहुंच जाता है। गांव में लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कुछ घरों में लोग हैं और अधिकांश घरों में ताला लगा हुआ है। कुछ बिल्कुल खंडर हो चुके हैं। रोहन ने गांव का नाम पूछा तो एक बच्चे ने बताया कि यह केशुबाड़ी है। वहाँ से सब वापस आ जाते हैं। उधर सामने अकेला ही एक घर है। आधा हिस्सा टूटा हुआ है, आधा ठीक है। सामने आम का एक पेड़ है। पेड़ सब पेड़ की छांव में बैठकर कच्चे आम खाने लगते हैं और साथ में फोटो लेते हैं। उसके बाद सब रिजॉर्ट में वापस आ जाते हैं। रोहन की रिजॉर्ट के केयरटेकर से दोस्ती हो जाती है। रोहन को गांव काफ़ी पसंद आता है तो कहने लगता है कि यहीं नौकरी लग जाए तो मुंबई की आपाधापी से मुक्ति मिल जाए। केयरटेकर ने कहा कि साहब, इस रिजॉर्ट का मैनेजर नौकरी छोड़ रहा है। एक होटल के अनुभवी मैनेजर की ज़रूरत है। महीने के 60,000 तो वेतन मिल ही जाएगा। उसके अलावा अन्य कमाई भी है। आप ही आ जाओ ना। दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन सुबह रिजॉर्ट से वापस मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। मुंबई जाकर सबने व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपनी फ़ोटो शेयर करते हैं। बच्चों ने उस मकान की भी फ़ोटो डाल दी जिसके सामने आम का पेड़ था और छांव में बैठकर आम खा रहे होते हैं और कैप्शन में लिखते हैं, वाह जिंदगी का मज़ा। सोशल मीडिया में फ़ोटो की रोहन उसकी बुआ देखती है तो वह देखती रह जाती है। यह तो उनके ही घर की फ़ोटो थी। एक एक फ़ोटो को गौर से देखती है तो उसे यकीन हो जाता है। तुरंत रोहन को फ़ोन लगाती है और पूछा कि तुम लोग घूमने कहाँ गए थे। रोहन ने सब बता देता है। रोहन ने विंध्यवासिनी मंदिर केशुबाड़ी का नाम बताया तो बुआ को अपना बचपन याद आ जाता है। बुआ ने फ़ोन पर ही बताया कि बेटा, जिस आम के नीचे तुम छाँव में बैठे थे और जो घर खंडर हो गया है वह तुम्हारा ही है। ये आम का पेड़ दादा ने ही लगाया था। सामने जिसमें रिजॉर्ट बने हैं
वह भी तुम्हारे ही थे। तुम्हारे छोटे दादाजी ने बाहर वालों को कौड़ी के दाम यह जमीन बेच दी थी। आज तुम वहाँ अपने ही खेत में, अपने ही जमीन में, अपने ही घर में किराए पर रहकर आए हो। रोहन यह सुनकर हक्का बक्का सा रह जाता है और केयर टेकर की बात याद आ गई और हंसते हुए बताता है कि अपने ही घर में मुझे नौकरी का एक अच्छा ऑफर मिल रहा है। बुआ ने कहा कि अगर तुम्हारे पिताजी कभी तुम्हें वहाँ ले गए होते तो आज तुमको अपनी ही ज़मीन में किराए पर नहीं रहना पड़ता। रोहन को भी खुद पर बड़ा अफसोस हो रहा था कि उसने भी कभी अपनी जड़ों की ओर जाने की नहीं सोची। घर आकर जब मेघा और बच्चों को सारी बात बताई तो तब सब हंसते हैं, लेकिन रोहन अंदर ही अंदर खुद को कोसने में लगा है और साथ ही अफसोस है कि पास में होते हुए भी वह अपनी जड़ों से कितनी दूर था, कितना अलग था और मन ही मन सोचता है कि काश एक बार गया होता।